आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं महातंत्र योग साधना से जुड़े जो भी अनुभूतियाँ मेरी रहीं उनको आपके सामने रखूँगा। कुछ अनुभूतियाँ मैंने लास्ट के वीडियो में आपसे शेयर की थी और कोशिश करूँगा कि आज जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने अनुभूत की वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने बताया था कि मैं लखनऊ आया, उसके बाद मैंने काफ़ी साधना करना शुरू कर दी यहाँ पर। और कुछ अनुभूतियाँ होना मुझे शुरू हो गई। कुछ अनुभूतियाँ कोइंसिडेंस जैसी लगती थी और कुछ अनुभूतियाँ मिराकलस लगती थी, चमत्कारी लगती थी। लखनऊ में मैं रहा, प्रैक्टिस करता रहा अपनी क्रिया की और उसके बाद में कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से होना शुरू हो गई और कुछ एक ड्रीम्स वगैरह आने लगे जो कि सही हो गए, सत्य में परिवर्तित हुए। कुछ छोटी छोटी झलकियाँ मिलने लगी समय पर। जैसे मुझे याद है कि मैं पहले पूजा पाठ काफ़ी करता था, काफ़ी क्या मतलब रेगुलर करता था। शिव जी मेरे आराध्य हैं, तो मैं सुबह जल देने जाता था उनको। इधर काफ़ी वर्षों से मैंने बंद कर दिया। तो मुझे याद है मैं एक दिन जल चढ़ा रहा था, उसी वक्त गुरु नानक जी का जो इमेज है अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गया। अब मुझे उसका तात्पर्य नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि उस दिन गुरु नानक जयंती थी। सो आई जस्ट बाउड बिफोर हिम। उसी तरह से एक दिन मैं जल चढ़ा रहा था, उसी वक्त मुझे गौतम बुद्धा की जो इमेज है वाइट कलर के मार्बल में दिखाई दी। और घर से बाहर जाने पर दिन का एक हिस्सा बीत जाने पर मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ एग्जैक्टली वैसी ही स्टैचू थी। उसके अलावा एक दिन मैं खड़ा हुआ था, अचानक से मॉर्निंग के टाइम पे ही मेरी आंखों के सामने एक वाइट कलर की गाय की इमेज आ गई। तो अगेन आई न्यू नो रेलेवेंस अबाउट इट कि ये क्यों दिखाई दिया मुझे। मैं 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर गया, वापस आया तो मेरे घर पे एक गाय बंधी हुई थी और वो वाइट कलर की ही गाय थी। जब मैंने पूछा अपनी मदर से कि गाय कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि ये गेट पर खड़ी हुई थी और मैं इसको खाना देने के लिए आई तो ये घर पे अंदर ही आ गई और जा ही नहीं रही थी। खैर शाम तक उसका मालिक आया ढूंढते ढांढते और वो गाय जो है लेके चला गया। क्या रेलेवेंस था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। शायद कुछ उसका पेंडिंग था, शायद एक दिन का खाना ही पेंडिंग हो मेरे यहाँ से, इसलिए पहुँची आके। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर हाँ वो अचानक उस दिन मुझे गाय की इमेज दिखी। लखनऊ में एक्सपीरियंसेस चलते रहे धीरे धीरे। जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें मन मुताबिक होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मन मुताबिक होने लगा। काफ़ी चीज़ें भी नहीं मैं कहूँगा, कुछ कुछ चीज़ें मेरे मन मुताबिक होने लग गई। कभी कुछ खाने को चाहा तो अचानक शाम तक खाने को मिल गया। कभी किसी फ्रेंड के बारे में सोचा तो वो पता चला 6 महीने साल भर से नहीं मिला है और अचानक ही उस दिन मुलाकात हो गई। तो एक तरीके से जैसे कहते हैं कि टेलीपैथिक मैसेजेस पहुंच जाते हैं लोगों के पास में, वो सब चीज़ें होना शुरू हो गई कहीं ना कहीं। छोटी मोटी डिज़ायर्स पूरा होना शुरू हो गई। 1-2 बार बारिश वारिश के लिए प्रार्थना की तो मैंने देखा कि वो काफ़ी इमीडिएट हो गई। और
हाँ, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि अगर बारिश होना शुरू हो गई तो मतलब क्या रोज़ बारिश करा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें पूरी की जाती हैं, ये कहीं न कहीं आपका फ़ेथ बढ़ाने के लिए की जाती हैं, कि अगर आप उस मार्ग पे चल रहे हो, तो छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ पूरी होती हैं, तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है। अब अगर आप नेचर से खिलवाड़ करना शुरू कर दोगे, रोज़-रोज़ लेके वही चीज़ बैठे हुए हो, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक सीमा है। जैसे ही आपके अंदर ये दम्भ आया कि आपकी प्रार्थना से ये चीज़ हो जाती है, ये अहम जैसे ही आपके ऊपर ओवरटेक करने लगेगा, तो आप पाओगे कि आप नील होने लग गए। चीज़ें आपके हिसाब से होना कम हो जाएंगी और बंद भी हो सकती हैं। तो वो सिर्फ कभी कभार तक ही उचित है ना। और जो विश्वास करने वाला है उसको पता रहेगा कि हाँ, ये मेरी प्रार्थना से ये हुआ था। लेकिन प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल करूँ। बहुत सिंपल सी बात एग्जांपल देता हूँ कि जैसे योगानंद जी ने एक एग्जांपल दिया है अपनी बुक में कि मेरे छत के पास जो है पतंगे उड़ रही थी और मैंने प्रार्थना की और एक के बाद एक या दो पतंगों का शायद उन्होंने मेंशन किया कि उनकी ही छत पे आके गिरी, जिससे उनकी सिस्टर काफ़ी सरप्राइज़ हो गई थी और वो नीचे कहते हुए अपनी माँ से बोला जाके उन्होंने मतलब योगानंद जी की मदर से कि ये ना जादूगर हो गया है। लेकिन अगर क्या वो रोज़ रोज़ छत पे खड़े हो जाते और रोज़ प्रार्थना करते पतंगे आएँ, तो हो सकता है वो पूरा होता ही। जिस कोटि के योगी वो थे और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि वो कई हज़ार वर्षों से या शायद हज़ार वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे और वो हमेशा अपने आप को एक योगी के रूप में देखते थे, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है जिस कोटि के वो योगी थे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कोई भी अपनी जो शक्ति प्राप्त होती है साधना करने से, अगर उसका मिसयूज़ करता है और बार बार बिना वजह करता है, तो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक भी लगता है और उससे कोई भी अछूता नहीं है ना। बड़े बड़े साधु सन्यासी अछूते नहीं रहे, विश्वामित्र जी, परशुराम जी। तो कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पे चल रहा है, उसे ये धीरे धीरे समझ आ जाती है कि मुझे कब प्रार्थना करनी चाहिए। और आप छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका मिसयूज़ ना करें। ये मेरी अपनी राय है। हालांकि इसके उलट योगानंद जी ने ये भी कहा है कि मैं ईश्वर की मदद, इसको देखने का एक सकारात्मक नज़रिया ये है कि मैं ईश्वर की मदद हर छोटी से छोटी चीज़ में लेता था। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन फिर मदद लेने का मतलब वही होता है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप मदद लोगे, रोज़ रोज़ आप मदद नहीं लोगे, है ना। हाँ, छोटी सी छोटी चीज़ में जहाँ पे आपको दिशा निर्देशन चाहिए, वहाँ पर आप ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाते हैं या टोटल अपनी डिपेंडेंसी उसके ऊपर ही कर देते हैं, तो वो भी अपने आप में ठीक है। देखने का नज़रिया है। साधना करता रहा, यहाँ पे एक ठीक ठाक समय बीत गया करते करते। उस बीच में कुछ चीज़ें और होना शुरू हो गई, जैसे कि मुझे जब मैं जाप करता था अपना, तो थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होने लगा और जब ब्रीदिंग लेता था तो काफ़ी देर तक ब्रीद लेने का मन ही नहीं करता था, इतना अच्छा लगने लग गया। एक्चुअली होता क्या है, जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो जो कुंभक है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हापन होने लग जाता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, और उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रोसेस में इतना अच्छा लगने लगता है। एक भीनी भीनी सी गुदगुदी लगती है पूरे विंड पाइप में, आपको पूरा बेस तक और थर्ड आई पे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और स्पेशली मुझे ये जो चीक एरियाज़ हैं, यहाँ पर थर्ड आई पर, बैक ऑफ द नेक, यहाँ पर एक गुदगुदी सी रहने लगी। जितना मैं जाप करता उतना ज़्यादा मुझे गुदगुदी महसूस होती है, तो बहुत अच्छा लगता था। इस चीज़ की वजह से जाप अपने आप और स्पॉन्टेनियस हो गया। एक लेवल तक मैंने काफ़ी हार्डकोर प्रैक्टिस की। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो गला वगैरह भी डिस्टर्ब है। तो मुझे
ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगने लगी और प्रैक्टिस जो है उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली होने लग गई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको बार बार अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छी फीलिंग हर कोई लेना चाहता है। तो वो अच्छी फीलिंग मुझे ओवर पावर करने लगी। समय बीतता गया, मुझे धीरे धीरे जब कुछ चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना समझ में आने लगती हैं कि आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, कहाँ पर आप एक्टिवली चीज़ों को कर सकते हैं। वो सब आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है ना। उस बीच में काफ़ी अजीब तरह के सपने भी आने लग गए मुझे, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखी मैंने। नेगेटिविटी एज इन कि जो हमारे मूल फियर्स होते हैं और जो अलग अलग तरह के डर होते हैं या इच्छाएं होती हैं, वो सारी स्वप्न के माध्यम से उठकर बाहर आने लग जाती हैं। तो जब तक आप एक्चुअली इन फियर्स से और इन डिज़ायर्स से फ्री नहीं होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं उस माया वर्ल्ड में इंटेंगल्ड रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। तो कुदरत के पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो स्वप्न के माध्यम से जो दबे हुए फियर्स हैं, दबे हुए डर हैं, दबी हुई भावनाएं हैं, जो अनकॉन्शियसली बैठ जाती हैं आपके सबकॉन्शियस में, वो शायद आप पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहे हैं और इस लाइफ में भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है वो सरफेस करने लगती हैं वो चीज़ें। और उसमें काफ़ी अनप्लेजेंट ड्रीम्स भी हो सकते हैं और प्लेजेंट ड्रीम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो परसेप्शन की बात है, हालांकि ड्रीम ड्रीम ही होता है। इट्स जस्ट दैट कि जो भी आपके अंदर भरा हुआ है उसको साफ़ किए जाना है, तो वो निकल कर बाहर आता है। बहुत अलग अलग तरह के सपने देखे मैंने, कभी उड़ रहा हूँ, कभी गिर रहा हूँ, कभी पानी देख रहा हूँ, कभी खुद को बिना कपड़ों के घूमते हुए देख रहा हूँ, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कभी बहुत सारे जानवर आके लड़ रहे हैं मुझसे, अलग अलग तरह के जानवर, शेर देख रहा हूँ, चीते देख रहा हूँ, मगरमच्छ देख रहा हूँ, और याद भी नहीं है, इतना पुराना हो गया ये सब कुछ, इतना या और अलग अलग दिव्य शक्तियों के दर्शन, कभी विवेकानंद जी दिख रहे हैं, कभी देवियाँ दिख रही हैं, कभी देव दिख रहे हैं। और थर्ड आई पर उस टाइम पे बहुत सारे विजन्स आना शुरू हो गए, मतलब बाढ़ लग गई विजन्स की। तो एक समय ऐसा आया कि मैंने एक अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक दिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सेमी कॉन्शियस स्टेट में था एक प्रकार से, क्योंकि नींद में प्रवेश करते वक्त और नींद से पहले की अवस्था थी ये, लगभग सेमी कॉन्शियस था, आधा जागा आधा सोया हुआ, क्योंकि मैं ध्यान करके बस बेड से टेक लेके आई वॉज ब्रूडिंग ऑन समथिंग, कुछ सोच रहा था मैं। एंड सडनली थर्ड आई पर एकदम से, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया शेयर करना कि इनिशियली जब मैंने साधना शुरू की थी तो मुझे यहाँ पे फोरहेड पे बहुत तेज़ लाइट दिखने लग गई थी, और वो लाइट बिल्कुल जैसे हैलोजन की लाइट होती है, बिल्कुल उस तरीके से। इट वाज वेरी पावरफुल लाइट कि मतलब डार्क रूम में भी बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे लाइट दिख रही है। उन चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं फेद पड़ा है। और जो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा था कि मैं बैठा हुआ था और अचानक फ्रैक्टल पैटर्न्स उतरने मतलब आने लग गए, जैसे कि फ्लावर्स खिलते हैं या अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स मुझे दिखने लग गए। एंड आई वॉज गेटिंग इन टू पैटर्न्स एंड इन टू पैटर्न्स एंड इन टू पैटर्न्स, मतलब एक पैटर्न में मैं घुस रहा हूँ, मेरी चेतना घुस रही है, उसके बाद दूसरा बन जा रहा है, फिर तीसरा बन जा रहा है, इस तरीके से बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, लॉट ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। और उसी दिन कुछ क्षणों के लिए मैं एकदम ब्लैंक हो गया, एकदम ब्लैंक। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं नहीं जानता कि वो समाधि थी या सतोरी थी या क्या था, बट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, मे बी फॉर हाफ अ मिनट, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। और उसके बाद मेरा जो मतलब माइंड है वो फिर से एक्टिव हो गया। बट वो जो 30 सेकेंड या मतलब आधा मिनट का जो ब्लैंक मुझे मिला, इट वॉज़ वेरी प्लीजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स, उसको शब्दों में कह पाना मुश्किल है, लेकिन जितनी देर के लिए वो रहा
और उतनी ही देर में, उस 30 सेकेंड के ही देर में मैंने मतलब दुर्गा जी को देखा, विवेकानंद जी को देखा, रामकृष्ण जी को देखा, और एक कोई संत और थे, वो तीनों लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। और सडनली उसके बाद वो डिसअपियर हो गए। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद में मैं नोटिस किया कि जब मैं ब्रीथ ले रहा हूँ तो मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये जो थर्ड आई है, मेरी थर्ड आई है और ब्रह्मारंभ चक्र है, यहाँ पर अंदर खिंचाव ही नहीं हो रहा है, सिर्फ आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पर छेद हो गया है कोई। तो मैं जब ब्रीथ लेता था तो ऐसा लगता था कि मैं थर्ड आई से ले रहा हूँ। लिटरली मुझे ऐसा लगता था जब भी ब्रीथ अंदर जाती थी कि मैं नाक से ब्रीथ नहीं कर रहा हूँ, मेरी थर्ड आई से ब्रीथ अंदर जा रही है। बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके बाद ब्रह्मारंभ चक्र पर आई फेल्ट लाइक, पहले इनिशियली ऐसा लगा कि कुछ मूव कर रहा है। पहले थोड़ा मतलब यूँ यूँ टिप टिप की फीलिंग होने लगी। फिर उसके बाद में इट स्टार्टेड कि ऐसे वर्लपूल जैसा कुछ गोल 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 घूम रहा है। तो मुझे इनिशियली पहले तो कई बार लगा ऐसे कि कोई कीड़ा घूम रहा है यहाँ पर छोटा सा। तो आई टच्ड एंड चेक्ड, मैं छू के उसको देखा कई बार, बट ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, धीरे धीरे वो जब घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और वो बढ़ने लग गया, तो बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग मिलने लग गई। यहाँ पर गुदगुदी होने लग गई, थर्ड आई पर गुदगुदी होने लग गई, और ये बहुत ही अच्छी लगती थी। ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहने लगी, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। तो नाउ आई स्टार्टेड वाउचिंग फॉर दोज एक्सपीरियंसेस। मैं इंतज़ार करने लगा कि वो चीज़ फिर से हो, और जब जब होती तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा, उसी ड्यूरेशन में फिर मुझे ना एक अजीब सा टेस्ट आने लगा, एक मेटालिक और स्वीटिश टेस्ट, जैसे कि किसी मेटल का टेस्ट होता है, या हल्का सा पेंट की खुशबू हो गई और उसको मिक्स करके उसके अंदर मीठापन आ जाए। तो वो मेरे को मीठा मीठा सा टेस्ट आने लग गया मुंह में। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं ज़्यादा गहरे ध्यान में होता तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक फ्लूइड जैसा मेरे तालू से बहकर जीभ को टच करने लग गया, और वो थोड़ा सा मीठापन लिए हुए टेस्ट था, बहुत अच्छा लगता। और मैंने ये पाया कि उस ड्यूरेशन में जब मैं ध्यान में बैठा होता तो इट वाज एफर्टलेस मेडिटेशन। अपने आप ही, मतलब आई डोंट हैव टू ट्राई एनीथिंग कि अपने दिमाग को खींच के लाना है, एक जगह इकट्ठा करना है। और उस स्थिति में मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर ध्यान में बैठा रहता, शांत बैठा रहता, और बहुत ही अच्छा लगता। विचारों वगैरह के आने के लिए जगह ही नहीं बचती। मतलब वो जो भीतरी आनंद जो जनरेट हो रहा था वो ज़्यादा पावरफुल था विचारों वगैरह की अपेक्षा। फिर एक टाइम ऐसा लाया कि लिटरली मेरे सिर पे यहाँ पर, अगर आप छोटा जो 25 पैसे का सिक्का चलता था पहले, जो लोग अवेयर हैं कि 25 पैसे का कॉइन चलता था पहले, उसके बराबर मेरे को लिटरली यहाँ पर और यहाँ पर लगने लगा कि 2 छेद हो गए हैं। तो जब मैं ब्रीथ लेता तो मुझे ये लगता है कि ब्रीथ यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। मुझे ये फील ही नहीं होता कि ब्रीथ अंदर जा रही है। फिर ये चीज़ें चलना शुरू हो गई, और मैंने देखा कि जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे मेरी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। चीज़ें ज़्यादा होने लग गई, है ना। पैसे नहीं हैं मोबाइल के लिए, फिर भी फ़ोन मिल गया। रेगुलर नीड्स पूरी होने लग गई। कपड़ों की अगर इच्छा है तो वो अचानक मिल गए। कुछ खाने पीने की इच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई। मतलब विदाउट रिसोर्सेस चीज़ें पूरी होना शुरू हो गई, कि मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, फिर भी बियॉन्ड रिसोर्सेस पूरा होना शुरू हो गई चीज़ें। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक चीज़ें ही हुई। नकारात्मक चीज़ें इस प्रकार से हुई, जो हमारे माइंड का परसेप्शन होता है और सकारात्मक और नकारात्मक का, या जो सोशल इक्वेशंस होते हैं उसके हिसाब से, कि नकारात्मक चीज़ें जो थी वो इस तरीके से कि मतलब मैं इरिटेटेड फील करने लग गया काफ़ी।
आई फेल्ट कि मेरा एग्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, एग्रेशन कई बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक अजीब सी चिढ़ लगती लोगों से बात करते हुए, इवन फैमिली में। और मैंने पाया कि आसपास के सिचुएशंस काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गए हैं। कभी पेरेंट्स की तरफ से डिस्टर्ब किया जा रहा है, कभी फ्रेंड्स की तरफ से डिस्टर्ब किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा जो जिससे मतलब दिन भर में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं कि मैं शाम तक बैठ ही ना पाऊँ प्रैक्टिस पे। मेरी आदत थी मैं थोड़ा सा लेट नाइट बैठता था, क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम आई यूज्ड टू गेट साइलेंस। वरना दिन में तो शोर शराबा ही होता रहता है। अभी भी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो 11 बजे से पहले मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे शोर शराबा ही होता रहता है। मतलब कोई गाड़ी जा रही है, कुछ जा रही है। 11 साढ़े 11 के बाद ही जो है मुझे समय मिलता है जाके कि मैं अगर रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कर सकूँ प्रॉपरली। तो ये चीज़ें होने लग गई, एंड इट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छी चीज़ें भी चल रही थी, अच्छी फीलिंग चल रही थी, साथ में कुछ चीज़ें पूरी हो रही थी, सपनों के माध्यम से कुछ चीज़ें दिख रही थी, और एक्सपीरियंसेस में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लेवल ऑफ ड्रीम्स जो हैं वो चेंज हो रहे थे धीरे धीरे। अलग अलग तरह के स्वप्न, एक तरह के स्वप्न ख़त्म होते तो फिर दूसरी तरह के शुरू हो जाते, दूसरी तरह के ख़त्म होते तो तीसरी तरह के। और उन्हीं ड्यूरेशंस में जो मैं समझ पाया कि मेरे को पास्ट लाइफ के विजन्स भी आना शुरू हो गए। तो पास्ट लाइफ के विजन्स में जो मैं कंक्लूड कर पाया, मतलब लास्ट 3-4 बर्थ्स का, तो पास्ट बर्थ्स की जो चीज़ें दिखना शुरू हुई, तो मैं एग्जैक्टली उसको टाइम के हिसाब से नहीं सेट कर सकता कि किस टाइम में क्या हुआ या वो कौन से ईयर थे या क्या था, लेकिन कुछ विजन्स ऐसे आना शुरू हो गए जो रेकरिंग थे, विजन्स भी और ड्रीम्स भी। तो ये जो विजन्स थे उनसे मैं 3-4 चीज़ें कंक्लूड कर पाया कि एक बर्थ में आई रिमेन्ड एज अ बुद्धिस्ट मंक, आई लिव्ड माई लाइफ एज अ बुद्धिस्ट मंक। और उसमें मैं तिब्बत में था, किसी मठ में था, एंड फ्रॉम वेरी यंग एज आई जॉइंड इट। और मुझे ये लगता है कि शायद इससे प्रीवियस की बर्थ रही हो वो, क्योंकि मैंने उसमें जो वर्तमान में दलाई लामा हैं, मैंने देखा कि वो उस मठ में आए थे, और मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, मतलब 10-11 साल का। और वहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने देखे, वहाँ पे जो वृक्ष वगैरह लगे हुए थे आसपास, जो भी थोड़े बहुत थे वो देखे मैंने, और अंदर लाइफ कैसी थी वो सब कुछ देखा मैंने। वो विजन्स मेरे को रेकरिंग आए। और उसके अलावा एक बर्थ में मैंने देखा कि मैं सन्यासी के रूप में था। तो उसमें मतलब बहुत ही गरीब परिवार से था, झोपड़ी पड़ी हुई थी हमारे यहाँ पे, और फादर थे नहीं, मदर और भाई थे। उसमें मैं मतलब काफ़ी नकारा टाइप का था, क्योंकि शुरू से ही युवावस्था से ही मुझे अध्यात्म की लत लग गई थी उसमें भी, तो मैंने सन्यासी चोला ओढ़ लिया था। तो उसमें मेरी मदर बहुत नाराज़ रहती थी मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि किसी जीवन में तुम ना जब परिवार में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। अभी तुम कोई काम नहीं करना चाहते, कोई ध्यान नहीं देते हो काम करने पे, और घर की आजीविका कैसे चले। तो मैं उनकी बात पे हंस देता था, लेकिन सच कहूँ अगर वो सच था तो वो हंसना मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इस लाइफ में मैंने वाकई में बहुत डिफ़िकल्टी देखी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में स्कारसिटी थी, सब कुछ ठीक था। फादर एक ठीक ठाक पोजीशन पे थे, ही वॉज सब इंस्पेक्टर, और मतलब घर में ठीक ठाक था हिसाब किताब। मेरी स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई, और सीखने का मौका मिला, इवन दो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही एवरेज था मैं, लेकिन फिर भी मतलब ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, एवरेज था, लेकिन नॉट अनसेटिस्फैक्टरी लाइफ। हाँ, पैसे की तंगी रही, बिकॉज फादर वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड विच आई अप्रिशिएट। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह से स्कूलिंग होने के बाद भी कि मैं बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ देखी हो या ऐसा कुछ। मतलब नॉर्मल जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली ने देखी होती है वही लाइफस्टाइल मैंने देखी थी, और जिसमें परेशानियां ज़्यादा थीं, अच्छे मोमेंट्स कम थे। लेकिन इन सारी चीज़ों ने मेरा झुकाव आध्यात्म की तरफ ज़्यादा कर दिया।
सोशल लाइफ में तो मैं नहीं कामयाब हुआ, नहीं हो पाया, लेकिन जो आध्यात्मिक लाइफ थी उस तरफ मेरा मन ज़्यादा करता गया। तो मैं आपको बता रहा था कि पास्ट लाइफ में एक मंक की तरह रहा, तो उस वक्त मैंने भगवान शंकर की काफ़ी आराधना की, और उस लाइफ में मैं बहुत से मंदिरों में घूमा, इधर उधर काफ़ी गया अल्टीमेटली, लेकिन वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ मुझे दौड़ के अलावा। वो लाइफ जो है पूरी पूरी बस भगवान के नाम पे, वो जैसे साधु चोला ओढ़ लेते हैं ना, उस टाइप की लाइफ थी। मंदिरों में स्टे करना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वैसे ही पूरी बीत गई। एक लाइफ में मैं शिक्षक था और 4 भाई बहन थे, मैं उसमें बड़ा था सबसे। वो लाइफ अच्छी थी। एक लाइफ में ज़मींदार भी रहा हूँ मैं, और एक लाइफ में कहीं किसी गांव में था, वहाँ पे बहुत बड़ी सी हवेली तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा घर था, लेकिन वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा रहती थी। वहाँ पर भी मैंने अच्छा समय गुजारा है, और मुझे नहीं पता कि वो मेरा घर था या किसी तरह की जगह थी, लेकिन वो बहुत ही डार्क जगह थी, वहाँ पे अंधेरा बहुत रहता था। और एक बर्थ ऐसी हुई है, वो भी शायद रिसेंट थी, जब मैं हिंदू मुस्लिम दंगों में मुझे मार दिया गया था। उस वक्त मेरी रिसेंट मैरिज हुई थी, बहुत समय नहीं हुआ था शादी को, एंड आई वॉज किल्ड। और बहुत ही गंदे तरीके से मारा गया था, मतलब लिटरली तलवारों से मार मार के मार दिया गया था। मुझे याद है जो मैंने विज़न में देखा कि मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और एक छोटी सी बैग ले रखी थी लेदर के हाथ में। मैं दौड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, शायद वाइफ़ के लिए कुछ ख़रीदने गया था मार्केट से, और वहाँ पर मैं जब तक भागा मैं फंस गया। जब तक आई रियलाइज़ कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, और तब तक मैं चपेट में आ चुका था, एंड आई वॉज किल्ड। ये कुछ विजन्स थे जो मुझे आना शुरू हुए, और ये मुझे काफ़ी हॉन्ट करते रहे काफ़ी टाइम तक, ये चीज़ें रिकरिंग। और अच्छा, लखनऊ में जब मैं रह रहा था तो एक ड्रीम मुझे अक्सर आने लग गया कि मैं नाव पर बैठकर एक मंदिर में जा रहा हूँ जो कि नदी के बीच में बना हुआ है, और वहाँ पर सफ़ेद रंग का शिवलिंग है। आई डोंट नो कि ये ड्रीम क्यों आ रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक दिन तो नहीं मैं कहूँगा, कि कुछ ऐसा हुआ कुछ समय बाद कि एक मेरा फ्रेंड बना, वो भी इसी फील्ड का था, मतलब उसका अध्यात्म वगैरह में इंटरेस्ट काफ़ी था, तो डिस्कशंस होते रहते थे हमारे। तो उसको मैंने बताया कि एक इस तरह का ड्रीम आता है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक जगह ले चलूँगा, चलना मेरे साथ में। तो लखनऊ में गोमती नदी है, जो लोग शहीद स्मारक जानते हों, शहीद स्मारक के, मतलब वो मुझे शहीद स्मारक ले गया, और वहाँ पर नाव चलती थी, अभी चलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उधर गया नहीं हूँ। 10-12 साल दिल्ली में रहा, फिर यहाँ भी आया, तो उधर जाना नहीं होता, और मैं घर से बहुत कम ही निकलता हूँ। दिल्ली में भी रहा तो बाहर कहीं नहीं जाता था। दिल्ली में इतने साल रहने के बावजूद भी लोग घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, मैं कहीं नहीं गया। 1-2 जगह ही हैं जहाँ पर मैं गया, वरना जो दिल्ली के मुख्य मुख्य जगह हैं वहाँ भी नहीं गया। और लखनऊ में भी इतने साल रहा, पूरा बचपन बिताया, यंग एज तक था, और अभी भी वापस आया हूँ। लखनऊ में भी मेरे को मतलब मुश्किल से 20-30% लखनऊ ही पता होगा, ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। जब तक कोई काम ना हो तब तक नहीं जाना होता मेरा। तो वो मुझे शहीद स्मारक ले गया, वहाँ से उसने, हम नाव में बैठे, और एग्जैक्टली उसी स्टाइल में जैसे कि मैं सपने में देता था कि मंदिर का पूरा राउंड लेके उसके बाद में मैं मंदिर पे जा रहा हूँ, तो हम लोग गए वो मंदिर। आप जो लोग जैसे कि मैंने कहा कि लखनऊ में अगर होंगे तो उन्हें पता होगा कि शहीद स्मारक के ठीक सामने गोमती नदी के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग लगा हुआ है वो वाइट कलर का है, जैसे मार्बल लुक वाला शिवलिंग होता है, और वो ज्योति की तरह, मतलब लिटरली इस तरीके से। और दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू से एग्जैक्टली। वो मुझे ले गया, मैं वहाँ पे दर्शन कराया, और उसके बाद से वो सब मेरे को आना बंद हो गया। तो दिस वाज आल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी, नॉट ऑकवर्ड बट डिफरेंट, कुछ अलग था ये चीज़ें चलती रहीं। फिर लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई कि मतलब आप कह सकते हैं कि एज हो रही थी, और कमाने धमाने का प्रेशर था एक तरीके से। फैमिली की तरफ से नहीं था उतना, बट आई यूज़ टू फील दैट प्रेशर समहाउ। तो 2007 में मैं
दिल्ली गया। अच्छा, दिल्ली में मैं रुका जाके। अ, उससे पहले जब मैं गुरुजी के आश्रम गया था 2-3 बार, तो उनमें से एक बार मुलाकात हुई गुरुजी के शिष्य से जिनका नाम संजय है और अभी वो दिल्ली में रहते हैं। तो उनसे मेरी अच्छी मित्रता हो गई गुरु भाई होने की वजह से। और फिर फ़ोन पर बातचीत वगैरह भी होने लगी और हम उनको गुरुजी का उत्तराधिकारी के रूप में ही देखते थे एक प्रकार से, क्योंकि गुरुजी के पास काफ़ी समय बिताया उन्होंने। और वो मेरे ही हम उम्र हैं, एज में शायद थोड़ा बहुत मुझसे बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-6 महीने का अंतर होगा मुश्किल से, ये बहुत ज़्यादा तो साल भर। उनका भी नेचर बहुत अच्छा था और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे। तो हमारी बात भी होने लग गई और मैंने संजय से पूछा कि मैं अगर दिल्ली आके आपके यहाँ रुकूँ तो कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं रहा उनके यहाँ महीने भर के आसपास, महीने 1.5 महीने। जो लोग रेडिसन होटल जानते हैं दिल्ली में, उसके सामने अथॉरिटी कॉलोनी थी पहले, जो कि अब टूट गई है। अथॉरिटी कॉलोनी में मैं उनके साथ रहा करीब 1-1.5 महीने, शायद 2 महीने। और मैंने उस वक्त अपनी तरफ से शायद ही कोई एक्सपेंसेस बियर किए हों। जो भी एक्सपेंसेस थे, खाने से लेके हर चीज़, उन्होंने देखभाल की। क्योंकि मैं लखनऊ से गया था तो कुछ पैसे बस उधार लेके गया था यहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं था। और पेरेंट्स की तरफ से मतलब मेरे जाने को ना हाँ थी ना थी, तो मैं अपनी तरफ से गया था एक तरीके से। और फर्स्ट टाइम ये था जब मैं घर से मतलब अकेले गया कहीं पे, और मैं फिर वहाँ से लौट के नहीं आया अगले 6 महीने तक। 6 महीने तक घर आया ही नहीं वापस। पेरेंट्स को काफ़ी ख़राब भी लगा था, मदर को ख़ास तौर से, क्योंकि मैं इतने सालों तक निकला नहीं था और फिर जब निकला तो 6 महीने घर ही नहीं आया। और जब तक दिल्ली रहा मैं घर बहुत कम आया हूँ, कभी 1.5 साल 2 साल में एक बार आ गया, साल भर में एक बार आ गया, इसी तरीके से चलता था। अच्छा, लाइफ वेट कर रही थी नई चीज़ों के लिए, नई यात्रा शुरू होनी थी। तो बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस दिल्ली गया। पहली कंपनी जो मुझे मिली वो थी गुड़गांव में, शंकर चौक पे। शंकर चौक से अंदर पड़ता है, ये उद्योग विहार के आसपास। वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी थी। वहाँ मैं गया तो इंटरव्यू वगैरह के बाद में ये कॉलिंग प्रोफाइल की जॉब थी एक्चुअली, जो कॉल सेंटर में काम करते लोग, तो कॉल सेंटर था बेसिकली। वहाँ पर मैं गया और पहले दिन रात को 11-12 बज रहा होगा। इंट्रो वगैरह होता है, पहले दिन जाते हैं जॉब पे, आप क्या करते हो, मतलब अपने बारे में बताओ कुछ। तो 10-12 लोग बैठे हुए थे और मेरा नंबर ऑलमोस्ट लास्ट में आया जाके, शायद 1-2 लोग बचे थे या मैं ही लास्ट था। तो बातचीत चल रही थी तो हॉबी वगैरह पूछी गई, तो मेरी हॉबी के नाम पे उस टाइम तक जो है मतलब मेडिटेशन ही था। तो हॉबीज़ वगैरह के दौरान पे मैंने बताया कि हमारा जो था, क्या कहते हैं, फ्लोर सुपरवाइज़र था, वो वहीं पे खड़ा हुआ था, तो वो भी सुन रहा था। तो मैंने बताया कि मैं मेडिटेट करता हूँ। फ्लोर सुपरवाइज़र नहीं, हाँ, मेरा जो मैनेजर था, अभिजीत नाम था जहाँ तक मुझे याद है, वो वहीं पर उसने पूछा, तो मैंने बोला कि मैं मेडिटेट करता हूँ और काफ़ी टाइम से करता रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, आसपास में सेंस कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कितना टाइम लोगे, ऐसे ही बोला रैंडमली, इस कॉन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में कितना टाइम लोगे किसी जगह के बारे में बताने के लिए। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं तुरंत बता दूंगा, मुश्किल से 5 मिनट। तो कहते ठीक है बताओ। और बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी कि 10-12 लोग बैठे हुए हैं, वो भी ऐसी फील्ड के लोग जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखते, और वहाँ पर मैं आंख बंद करके बैठा हुआ हूँ। और 2 मिनट लगे होंगे, शायद 1-1.5 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, मतलब 1-1.5 मिनट लगा होगा। और मुझे एक लंबी सी औरत दिखाई दी जिसने वाइट कपड़े डाले हुए थे, एक सुंदर सी लंबी सी लेडी। और मैंने आंखें बंद की कि उनसे अभिजीत से बोला, मैंने कहा कि शी इज़ लेडी राइट, अ टॉल ब्यूटीफुल लेडी, लुक्स फेयर। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने मुझसे बात तो कोई नहीं की, गए फ्लोर पे गए, वहाँ पे और लोग जो पुराने बंदे बैठे हुए थे, और जो फ्लोर सुपरवाइज़र था उससे बोला जाके कि अरे ये लड़का आया है, उसको तो ना दिखाई देती हैं चीज़ें। तो वहाँ पर कुछ चल रहा था जो कि मुझे पता नहीं था, बट मैंने इतना किया तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे जो पुराने लोग थे
वो बताते हैं कि उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए थे। कितना सही है कितना गलत है उसको मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा, मैं जो बात है सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मानना चाहता है माने, नहीं मानना चाहता तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि यहाँ पर ना एक बार आप जो मैनेजर था वो फ्लोर पर नीचे जा रहे थे और रात को 3 बजे उनको, एक फ्लोर खाली रहता था वहाँ पे, उस फ्लोर पे नीचे हमेशा लोग साथ में जाते थे, अकेले नहीं जाता था। उस दिन बाई चांस की बात है कि अभिजीत अकेले गए और वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने अभिजीत से टाइम पूछा तो रात का 3 बज रहा था। टाइम बता के जैसे ही अभिजीत पलटे वो लड़की वहाँ पे थी नहीं। सो ही वॉज़ वेरी अफ्रेड, वो बहुत डर गया था। और ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस, नॉट एग्जैक्टली द सेम, कुछ एक्सपीरियंसेस उनको और हुए। तो एक अजीब सा माहौल टाइप का बन गया था। इवन कोई वॉशरूम भी अकेले नहीं जाता था, मतलब 1-2 लोग साथ में ही जाते थे कि कुछ ऐसा कोई डर वाली बात ना हो। अच्छा, उसी वक्त जब मुझे ये लड़की दिखाई दी थी आंख बंद किए हुए, तभी मुझे ये भी दिखाई दिया कि एक पेड़ है पीछे उस बिल्डिंग के, बड़े पत्तों वाला, और वहीं पर उस लड़की को मारा गया था। तो बाद में उन लोगों ने बताया मुझे कि वहाँ पर मतलब एक कॉल सेंटर के पीछे ही जो है, बिल्डिंग के उस तरफ पीछे पूरा जंगल जैसा है और वहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। प्रॉब्ली शी वॉज हैंग्ड देयर, ठीक है। और वहाँ पर इतनी पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ गई थी, इतना चीज़ें होने लग गई थी कि वहाँ पर एक छोटी सी छावनी जैसे जैसे होती है जिसमें कुछ पुलिस वाले या फिर पीएससी वाले तैनात किए जाते हैं, उस टाइप का कुछ वहाँ पे किया गया था। तो उस दिन से वो लोग मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लग गए। मैं ये नहीं कहता कि वो नज़र रिस्पेक्ट की थी, क्योंकि सामने कोई कुछ कहता है लेकिन पीछे कोई कुछ कहता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसकी वजह से हाँ, लोग ठीक ठाक से बात करने लग गए, या यूँ कह सकते हैं कि एक मुझे मौका मिल गया अपने आप को वहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करने का। इसके बहाने हाईलाइट हो गया मैं। तो थोड़ा सा बेनिफिट उसका ये रहा कि जैसे रात में नया नया गया था, रात की ही जॉब होती थी। माफ़ कीजिएगा। तो कभी मैंने मैनेजर से बोल दिया कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो बैठने के लिए, तो ही यूज टू मतलब एक्नॉलेज, वो दे देते थे। 3 महीने में वहाँ पे रहा। उसके बाद में उससे बेहतर जगह मेरी जॉब लग गई। बड़ी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, काफ़ी नाम है उसका आज की तारीख में। तो वो नोएडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन उन्होंने गुड़गांव में एक प्रोसेस ओवरटेक किया था, तो वहाँ भी शिफ्ट हो गया। नहीं, वहाँ शिफ्ट होने से पहले नहीं ठीक है। हाँ, तो ये गुड़गांव में थी। अगर जो लोग जानते हो, आज की तारीख में जहाँ पे एमएक्स बिल्डिंग है, उससे पहले एक वर्टेक्स बिल्डिंग हुआ करती थी, अभी भी शायद है। वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, सैलरी ठीक ठाक हो गई और एक ज़्यादा सिक्योर कंपनी मिल गई। वहाँ पर वर्क करना शुरू किया। कुछ लोग वहाँ पर भी मेरे फील्ड वाले मिले, तो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि जैसे एक लेडी थी, थोड़ी एजड थी, उनसे मेरी अच्छी बातचीत होने लग गई, तो अक्सर हम लोग बैठ के साथ में बात किया करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने हस्बैंड के विषय में कुछ बताया, तो मैं बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहा था और उनके हस्बैंड की इमेज मेरी आंखों के सामने फ्लोट करने लग गई। तो मैंने उनसे बोला कि आपके हस्बैंड ऐसे दिखते हैं, उनके दांतों के बीच में गैप हैं, लगभग इतनी लंबाई है, ऐसे हेल्दी दिखते हैं। एंड शी वो वेरी सरप्राइज्ड कि अच्छा। और फिर मैंने ये भी बताया कि आपके घर में आप लोगों को कुछ पैरानॉर्मल फील होता है, कोई लड़की आती है, कुछ ऐसा फील होता है कि कोई लड़की है जो शादीशुदा टाइप की है, शादीशुदा है बल्कि दुल्हन के वेश में। तो बस इतना मैंने बोला ही था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन लोगों को ऐसी कुछ झलकियाँ मिल चुकी हैं। तो एक बार उन्होंने अपने घर पे भी बुलाया था मुझे, और ये वो रहती थी आज़ाद नगर में, दिल्ली में, जो जानते हैं उधर रहती थी। तो मैं उधर गया। उसके बाद में एक बंदा था
जो मेरा सीनियर था उससे मेरी बातचीत होती थी। तो बैठे बैठे एक दिन मैंने उसको बताया कि पहले तो मैंने बताया कि आप जहाँ पे किराए पे रहते हो, उसने मुझे बता रखा था कि वो रेंट पे रहता है, लेकिन और कुछ नहीं। एंड ऑब्वियसली दिल्ली में जो लोग जॉब कर रहे हैं ज़्यादातर लोग रेंट पे ही रहते हैं, जो 20 साल से वहाँ नहीं रह रहा है, वरना जो बाहर से जाते हैं वो तो रेंट पे ही रहेंगे। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में पहले लोग ना घर बनवाते थे तो वो ब्रिक स्टाइल में बनवाते थे, ब्रिक्स वगैरह कई जगह ऐसे बनते थे। तो मैंने कहा उस तरह के ब्रिक्स की डिज़ाइंस बनी हुई हैं घर में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और मैंने उनसे बोला कि आपके पास में एक बच्चा आता है खेलने के लिए रोज़, अक्सर आता है, मतलब जब आप घर पे होते हो। तो हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है और वो मुझसे काफ़ी हिला हुआ है, तो वो अक्सर मेरे पास आया करता है खेलने के लिए। और ये चीज़ हुई। उसके बाद में अ, मुझे याद है कि एक बंदा मिला मुझे, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, बहुत ही सज्जन बंदा था और बिल्कुल संत टाइप के लगते थे वो भी, मतलब कॉल सेंटर में होते हुए कॉल सेंटर वाले बंदे नहीं थे। तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। और उस उन दिनों चूँकि मतलब मैं एक अच्छा साधक था, तो झूठ नहीं बोलूँगा मैं, मतलब साधना का दम रहता था कहीं ना कहीं, एक अहम रहता था कि मैंने कहा। तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे एक आश्रम में भेजा, छोटा सा आश्रम था दिल्ली में, ये द्वारका के पास में। ये आश्रम था, मतलब जैसे छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं ना, उस टाइप का सेंटर था। उनके हेड के पास मुझे भेजा और वो लोग फॉलोअर्स थे शायद मुझे याद आ रहा है बाबा हरभजन जी के, जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जहाँ तक मुझे नाम याद है यही यही था उनका। तो मैं जब उनके सामने बैठा तो वो मुझे दीक्षा देने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आंख बंद करके बैठ गया। ये शायद मेरा अहंकार ही था कि मैं इनसे कुछ ज़्यादा बढ़ के इनको बता सकता हूँ। मैं बैठ गया और मुझे कुछ विजन्स दिखे जिसमें मैंने, ईश्वर माफ़ करे, मैंने देखा कि बाबा जी की डेथ हो गई है। उससे आगे मैं कुछ देख नहीं पाया और मुझे माँ पार्वती दिखाई दी जिन्होंने ऐसे हाथ किया और उसके बाद मेरे सारे विजन्स बंद हो गए। मैंने उनको बताया कि मुझे अभी दीक्षा ना दें, मुझे ऐसे ऐसे विज़न दिखाई दिया और मैंने देखा है कि आपके गुरुजी शरीर छोड़ के जा रहे हैं जल्दी, और माँ ने मुझे आगे रोक दिया है। फिर मैंने दीक्षा नहीं ली, मैं वहाँ से लौट आया। उसके 7 या 8 साल बाद मुझे पता चला कि बाबा जी की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, वो यूएस गए थे शायद कार एक्सीडेंट में। उस दिन मुझे वो बात याद आई। एक दुखद घटना थी, लेकिन जो मैंने देखा मैंने उतना शेयर किया। उसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है। जो दिख गया सो दिख गया, वो परासत्ता की मर्ज़ी से दिखा, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। लेकिन हाँ, पहले जब दिखता था या पहले कोई चीज़ समझ में आती थी तो लगता था कि मेरी वजह से हो रहा है, मतलब आई एम द डूअर, ठीक है। वो भाव कहीं ना कहीं अहम का आ जाता था। उस वजह से 2 4 बार मैं फेल भी हुआ। जब शक्ति का दम्भ आने लगता है तो फेलियर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि मेरे गुरुजी ने भी कहा था एक बार, ये बात मुझे संजय ने बताई थी, कि वो भी अपनी जो जो भी पावर उन्होंने अचीव की हो अपनी प्रैक्टिस से, ही ऑल्सो लॉस्ट इट फॉर सम टाइम। मतलब पहले लोगों को बोल देते थे ये हो जाएगा हो जाएगा, हो जाता था, उसके बाद से सडनली होना बंद हो गया। प्रॉब्ली ही वुड हैव रियलाइज्ड, शायद उन्हें यह एहसास हुआ हो कि शायद अहंकार हावी हो गया हो या ऐसा कुछ, लेकिन मैं नहीं जानता कि रीज़न क्या था। लेकिन फिर हाँ, चीज़ें वापस हो गई थी उनके साथ। तो वहाँ पर मैं 2 4 जगह मैं भी फेल हुआ उस टाइम पे, और किसी को कुछ ऐसी बात बोल दी जो नहीं हुई कभी, या बात पूरी तरह गलत हो गई, है ना। अच्छा,
उन्हीं दिनों में शुरुआती दिनों में ही जब मैं दिल्ली गया था, मुझे नहीं पता ये नाद था या क्या था, मुझे अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुनाई पड़ने लग गई, जिसमें कि अभी ओम की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई पड़ती, अ, मृदंग मृदंग सुनाई देने लगा, कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देने लगी। वो बांसुरी कई दिन तक मुझे सुनाई देती रही, काफ़ी लंबे समय तक सुनाई दी। कृष्ण जी की छवि दिखाई देती और मुझे बांसुरी सुनाई देने लगती, और बहुत ही सूदिंग, वो मतलब बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरह के कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपना कल्चरल ट्रेडिशंस में यूज़ किए जाते हैं, उन सब की ध्वनि वगैरह मुझे काफ़ी देर तक सुनाई पड़ गई और पड़ने लग गई। और दूसरा, मेरी नींद काफ़ी कम हो गई, तो मैं 3-4 घंटे सोता और बस मैं फिर उसके बाद नींद नहीं आती मुझे। शुरुआत में शरीर भी टायर्ड रहता, लेकिन नींद लिटरली ना के बराबर आना शुरू हो गई। मतलब वो 2-3 घंटे की भी नींद आती तो उसमें कॉन्शियस रहता था मैं। और कहीं ना कहीं एक समय के लिए ये बर्डन भी बन गया, क्योंकि रात की जॉब करता था मैं ज़्यादा। ठीक है, जो लोग बीपीओज़ वगैरह में जॉब करते हैं तो रात की जॉब ज़्यादा होती है, दिन की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। उसमें रात भर सो के मतलब जाग के आना, और उसके बाद दिन में सो भी नहीं पाना, और फिर उठ के जॉब पे चले जाना, तो मतलब कुल मिला के वीकेंड्स पे ही जाके आपको सोने वोने का मौका मिलता है, वो भी अगर आप कहीं घूमने वूमने चले गए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं कहीं घूमने जाता नहीं था तो सोना और बस, लेकिन वो 2 दिन भी जो है कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली 5 दिन की वर्किंग होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। ये क्रम चलता रहा। उसके बाद में साधना थोड़ी कम हो गई, थोड़ी नहीं काफ़ी कम हो गई जब दिल्ली गया, तो क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, थक जाता था बहुत ज़्यादा। और वोकल प्रोफाइल था, बोलने का काम था, तो बोलते बोलते चूँकि हमारी जो साधना है महातंत्र योग की, वो मौखिक रूप से बोलने पे बेस्ड है, आधारित है। और इसमें मैं लगातार, मेरे पास बोलने का कोई समय ही नहीं था। ये काफ़ी लंबा चला, मतलब 5 साल तक तकरीबन। उसके बाद जब जॉब में आ गया, 5 साल तक मैं साधना ठीक से कर नहीं पाया, ये परिस्थितियों में फंस गया। उसके बाद फिर वो ये जॉब, मतलब नॉर्मल लाइफ हो गई, जॉब पे जाना, घर आना, सो जाना, हफ्ता ऐसे ही बीत जाता, हफ्ते के महीने बीत जाते, महीने का साल बीत जाता, पता ही नहीं चलता। उस बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं जो रैंडमली याद दिलाती रहीं कि हाँ, मुझे जो है बढ़ते रहना है इस रास्ते में। अच्छा, फिर मैं ना वो वाली कंपनी में, मतलब 3 महीने पहली कंपनी में काम किया, 1 साल दूसरी में काम किया। 1 साल के बाद मैं उससे भी बड़े ब्रांड में शिफ्ट हो गया, जो कि गुड़गांव में बेस्ड है, शंकर चौक के पास में। और जो कॉल सेंटर के लोग हैं, एक टाइम वहाँ पर उनका काम करना सपना हुआ करता था, मगर मैं किस्मत के द्वारा उठा के वहाँ पर पहुँचा दिया गया। हमारा जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को उस कंपनी ने ओवरटेक कर लिया, और मैं एक अच्छे ब्रांड नेम में पहुँच गया। ठीक है, वहाँ पर 2-2.5 साल कॉलिंग प्रोफाइल में रहने के बाद में मेरा प्रमोशन हो गया। जब प्रमोशन हुआ तो वो प्रोफाइल जो मुझे मिली, वो ऐसी प्रोफाइल थी जहाँ पे बोलने का काम बहुत कम था। इट वाज मोर ऑफ अ सुपरवाइजरी प्रोफाइल, या सुपरवाइजरी ना भी कहूँ तो इट वाज बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू हैव इन प्रीवियस, जहाँ पे लगातार आपको बोलते रहना है। तो यहाँ पे बस बहुत, मतलब 10% हो गया, 10% भी नहीं रहा, मतलब 5% हो गया जितना मैं बोलता था उसका, और काफ़ी समय मिलने लग गया अपने आप के लिए। इस ड्यूरेशन में ये जो, मतलब 1 साल उधर रहा ये, और फिर इसके बाद इस कंपनी में मैंने 5 साल काम किया। इस 5 साल में काफ़ी अनुभूतियाँ हुई, क्योंकि जब समय मिल गया अपने लिए तो प्रैक्टिस बढ़ गई वापस से। हालांकि उसी ड्यूरेशन में फिर मैरिज वगैरह भी हो गई, शादी हो गई, लेकिन ऑफिस में अच्छा खासा समय मिल जाता था अपने लिए। और अकेला रहना मुझे शुरू से पसंद था, लेकिन कुछ ऊपर वाले की दया ऐसी थी कि वहाँ पर कुछ लोग काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए मेरे। तो अमूमन ये होता था कि वर्क स्टेशन पर बैठा तो हुआ हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई आ जा रहा है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इसके साथ चले गए नीचे, तो अक्सर हम लोग घूमते रहते थे नीचे।
बातचीत करना, बैठना। और सॉरी, जाहिर सी बात है कि जैसा मैं था दोस्त भी वैसे ही मिलेंगे, तो वैसे ही लोग मिले। तो अक्सर हम कैफेटेरिया में बैठे रहते हैं या नीचे पार्क में बैठे रहते हैं। और काम के लिए बैकअप काफ़ी था, लोग भी होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। उसमें मुझे काफ़ी अपने ऊपर वर्क करने का मौका मिला। ये किस्मत की बात थी, ये भाग्य ने साथ दिया। और मैं जो प्रमोट भी हुआ वो भी बड़ा रैंडमली हुआ था, मैं उसके योग्य नहीं था, मैं सही बताऊं तो। लेकिन कुछ किस्मत ने ऐसी सहायता की कि मैं बस प्रमोट हो गया वहाँ पे। और जब आप आ जाते हैं एक सर्टेन रोल में, तो चीज़ें फिर अपने आप सीखने लग जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा, इस कंपनी में आके क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जो पिछले एक्सपीरियंस से काफ़ी डिफरेंट थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा शरीर ना वो शून्य होना शुरू हो गया। मुझे शुरुआत में बॉडी हल्की लगने लगी पहले, लेकिन बॉडी के बाद में ये हल्कापन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं काम कर रहा था, जिसमें मैंने बताया कि मैंने 5 साल काम किया। यहाँ पर आकर मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो गए, होने लगे। तो जिसमें सबसे पहले कि मुझे ऊर्जा का आभास होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे मैं एक नशे जैसी अवस्था में रहने लग गया। मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता कि मैंने कोई नशा किया हुआ है। और जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी स्लो हो गई मेरी, अपने आप में मगन रहने लगा, काफ़ी अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरा शरीर शून्य हो रहा है। वो शून्यता बढ़ने लगी समय के साथ, और एक लेवल पे उस हद तक पहुंच गई जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार, या महसूस किया होगा कभी ना कभी ज़रूर, कि कभी ना कभी आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आप पैर एक जगह काफ़ी देर तक रखे रहो तो पैर शून्य हो जाता है, और लिटरली वो पटकना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाके उसमें चेतना वापस आती है। तो मुझे वो फीलिंग होने लग गई बॉडी के प्रति। बॉडी लिटरली वैसे ही शून्य होने लग गई। अब ये जो दौर था 5 साल का, इसमें मेरी बेटी का भी बर्थ हुआ, और इसमें जो एक्सपीरियंसेस थे वो उनका तल बिल्कुल अलग हो गया। तल कुछ इस प्रकार से अलग हुआ कि मेरा दिल उस वक्त करने लगा कि बस मैं आंखें बंद करके बैठा रहूं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मरंध्र पर इतना अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। और जैसे जो लोग गांजा वांजा मारते हैं, उनको जो नशा होता है, बिल्कुल आई फील कि वैसा ही एक्सपीरियंस था, एकदम सिमिलर एक्सपीरियंस। एक अजीब सा स्लोनेस आ गई एटीट्यूड में, सब कुछ स्लो हो गया मेरे लिए। लेकिन स्लो होने के साथ साथ परसेप्शन लेवल जो है और स्ट्रांग हो गया। मैं घर से ऑफिस तक कैब में बैठ के आता, और मैं देखता कि मेरी बॉडी का एक्सपेंशन होने लगा है। मैं घर से कैब में आता और मैं महसूस करता कि मेरी चेतना का एक्सपेंशन होने लगा है। चेतना जो है बियॉन्ड बॉडी जाने लग गई है। मुझे सिर्फ अपनी बॉडी नहीं फील हो रही, मुझे अपना साइज़ बहुत बड़ा लगने लग गया। तो मैं कैब में बैठता तो लिटरली थोड़ी देर बाद कई बार ऐसा फील हुआ कि कैब में बैठा हूँ ऑफिस की, तो अपनी बॉडी नहीं पता चल रही, बस कैब पता चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं फैल के कैब के बराबर हो गया हूँ। बहुत अलग फीलिंग थी। शुरू में थोड़ा सा डर भी लगा कि हो क्या रहा है मुझे।
जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आपको बॉडी एक्सपेंशन और बॉडी लेसनेस फील होना शुरू होती है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, तो घबराहट भी होना शुरू हो जाती है। शुरू में थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में अच्छा लगने लग गया। जब अच्छा लगने लग गया तो मैं उसको एंजॉय करने लग गया, और लिटरली मुझे एनर्जी धीरे धीरे ज़्यादा 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 और ज़्यादा फील होने लग गई। अपनी खुद की बॉडी गायब होने लग गई, और बॉडी का मैं विटनेस होने लग गया। बॉडी को मैं देख रहा था सब कुछ करते हुए, मेरे और बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होने लग गया, और इतना कि मैं लिटरली मैं हैरान रह जाता कि ये बॉडी अपने आप कैसे ऑपरेट कर रही है। मैं तो सिर्फ इसको देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई ताकत भी नहीं लगा रहा इसके हाथ पैर चलाने के लिए, इसके बात करने के लिए। सब कुछ अपने आप कर रही है बॉडी, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। मतलब एक प्रॉपर साक्षी जो है वो घटित होने लग गया। शुरू में बड़ा अजीब लगा कि यार मैं अलग हूँ, ये बॉडी अलग है। मगर धीरे 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 जैसे जैसे ये बढ़ता गया, बॉडी लिटरली गायब हो गई, गायब होने लग गई। परमानेंट नहीं था ये, कुछ देर के लिए एक्सपीरियंस होता, आधे घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए, और उतनी देर बॉडी बिल्कुल गायब रहती। अच्छा, फिर डेली एक्टिविटीज़ से तारतम्य बिठाने में बड़ी मुश्किल होने लग गई। शुरू में काम कर रहा हूँ, काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा हूँ हर चीज़ को। एक जो पैशन होता है जॉब के प्रति या काम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, वो पैशन नहीं पा रहा था मैं अपने अंदर, था भी नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी नहीं पा रहा था। ज़बरदस्ती करना पड़ रहा था, क्योंकि रोटी चलानी थी, फैमिली हो गई थी, बच्ची थी, वाइफ थी घर पे, और हम 3 प्राणी तो थे ही थे। मुझे याद है एक बार कि मेरे ऑफिस से कैब का फ़ोन आया कि सर पिकअप होना है आपका। मैंने कहा हाँ होना है, और मैं उस वक्त स्टेट में था बिल्कुल, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रखा था, बॉडी गायब थी, बॉडी बिल्कुल रुई जैसी लग रही थी, हल्की। और मैंने वाइफ़ को बोला गेट पे कि मैं जा रहा हूँ। वाइफ़ ने ड्रॉप किया मुझे, वो अंदर चली गई, मैं गेट पे ही खड़ा हो गया, कैब का वेट करने लगा। अच्छा, कैब वाले ने मुझे शायद काफ़ी जल्दी फ़ोन कर दिया था, और वहाँ पे अक्सर ऐसा करते हैं कि आपको पहले ही फ़ोन कर देते हैं पहुँच के, क्योंकि बहुत से लोग बहुत लेट आते हैं कैब आ जाने के बाद भी, तो इसलिए वो पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि आप आ जाइए बाहर, कैब आ गई है। अच्छा, बाहर के आ जाइए कि मैं खड़ा हुआ, और उसी वक्त एक वेव आई एनर्जी की, इतनी मस्ती छा गई पूरे पूरे शरीर में, पैरों से लेकर सिर तक भीनी भीनी गुदगुदी हो रही है पूरे शरीर में, और शरीर गायब है। मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ, एक पोस्चर में ऐसे करके खड़ा हो गया, गेट के सामने खड़ा हुआ था, और समय का कुछ नहीं पता चल रहा। आई एम लॉस्ट इन टू समथिंग, मैं खोया हुआ हूँ, कहाँ खोया हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसी स्टेट में मैं काफ़ी देर खड़ा रहा। जब कैब आई और मैंने टाइम देखा, तो एक्चुअली मुझे खड़े खड़े 40 मिनट हो गए थे तकरीबन वहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ही पल के लिए खड़ा हुआ था। उसी दिन की बात है, मैं जब कैब से ऑफिस पहुंचा, कैफेटेरिया हमारा काफ़ी बड़ा था, कैंटीन यानी कि, मैंने चाय और बन मक्खन ऑर्डर किया अपने लिए, बैठ गया कैफेटेरिया में, और मैं पूरा फैला हुआ हूँ चारों तरफ। पूरे कैफेटेरिया में मुझे लोग नहीं दिख रहे, एनर्जी वेव्स फील हो रही हैं, बस लोगों की एनर्जी फील हो रही है, अपनी एनर्जी फील हो रही है। और लोग जब मेरे आसपास से इधर उधर से जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी से दूसरी एनर्जी टकरा टकरा के जा रही है। अच्छा, उस दिन जब मैंने बन मक्खन खाया, चाय पी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी। क्यों लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना स्लो हो गया था कि छोटा छोटा टेस्ट भी मुझे, बाइट बाय बाइट, आई वॉज फीलिंग इट इन माई टेस्ट बड्स।
और जो फील करने का प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, ऐसे नहीं कि टेस्ट आया और चला गया, मतलब टेस्ट बिल्कुल गहरे में फील हो रहा था मुझे। उस दिन वो स्टेट जो है करीब 2 ढाई घंटा रही मेरे ऊपर। अलग ही दुनिया में था उस दिन, पूरी रात में जॉब में भी। मैंने साथ वालों से बोल दिया कि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अलग बैठूँगा। और सब एक दूसरे का सपोर्ट कर देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस दिन मैं बाहर ही बैठा रहा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैंने अपने ऑफिस की कैब छोड़ दी। मैं सेल्फ कैब से जाने लग गया, या जो भी ट्रांसपोर्ट मिल जाता, क्योंकि कैब में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। कई बार पता चला रात को 11 बजे की ड्यूटी है तो वो लोग 8:30 बजे ही पिक कर ले रहे हैं, क्योंकि आसपास से और बंदे पिक करने होते थे, तो टाइम बहुत ख़राब होता था उसमें। मैं खुद जाने लग गया ऑफिस, तो उसमें काफ़ी टाइम सेव होने लग गया। 1.5-2 घंटा फैमिली के लिए मिल जाता, अपने लिए मिल जाता, वरना करीब 4 घंटे तो ट्रैवलिंग टाइम में, 4 साढ़े 4 घंटे निकल जाता था। ये चीज़ें चलती रहीं। इस बीच में कई लोग मिले, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर हुए, कईयों के साथ तो नहीं, कुछ क्लोज लोगों के साथ में, लेकिन वो लोग भी इसी फील्ड के लिए। तो थैंक गॉड कि ऐसा कोई नहीं था जिसने उस चीज़ को लेके मेरा मजाक बनाया हो, क्योंकि वो लोग खुद भी कुछ सिमिलर चीज़ों से गुजर रहे थे लाइफ में। बॉडी धीरे धीरे इतनी गायब होने लग गई कि मैं ज़रा सी देर के लिए अपना मंत्र करता और बॉडी उसी वक्त शून्य होना शुरू हो जाती है। अब मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पंजे फील होते, जो कि ज़मीन से टच हो रहे होते चलते वक्त। और कई बार सिस्टम पे मैं बैठा रहता 5-5 घंटे तक, एक जगह से उठता ही नहीं। वहीं पर बैठे बैठे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता मुझे कि सिर्फ खुशी नहीं, ये जो बॉडी खो जाना और उसके बाद अंदर से आनंद का आना है, ये बहुत अलग लेवल पे होता है। एक बार आप उस एक्सपीरियंस के कस्टम्ड हो जाते हैं, आप उस एक्सपीरियंस से परिचित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उससे इन्जॉयमेंट होना शुरू होता है वो बहुत अलग होता है। लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि जैसे मैं बस से जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँगा शायद, मेरी चेतना शरीर को छोड़ने वाली है, क्योंकि बॉडी पता ही नहीं चलती। कुछ घंटों के लिए होता है ये, 1 घंटे 2 घंटे, या समटाइम्स रैंडमली दिन में 2-3 बार हो गया, लेकिन उतनी देर के लिए बॉडी पता चलना बंद हो जाती है। और ये धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था, समय बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे इसका। तो सच बताऊँ, उस टाइम पे जब मैं कैब में जा रहा होता घर वापस, या बस में जा रहा होता, तो मैं मन में प्रार्थना करता था कि भगवान यहाँ रास्ते में ना मरूँ, मैं घर तक पहुँच जाऊँ, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो मुझे ढूंढने में। मैं घर तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं मर जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर करने लग गया अपने आप को मेंटली, कि शायद मैं बॉडी में ना रह पाऊँ ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि जिस बॉडी को मैं समझता था वो बॉडी मुझे पता ही नहीं चल रही है कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो मैं सोच रहा था कि जब ये मतलब अभी इतना हो रहा है, अगर ये कहीं पूरे टाइम होने लग गया तो मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है। एक बार तो मैं मतलब इतना ज़्यादा लॉस्ट हो गया, ये आगे हुआ था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार मैं कनॉट प्लेस गया हुआ था, कनॉट प्लेस से ही मुझे डायरेक्ट ऑफिस जाना था। मैं इतना लॉस्ट हो गया अपने आप में कि सब कुछ मुझे डिजिटल जैसा सुनाई दे रहा है, आवाज़ें।
मेट्रो में जितनी आवाज़ें हो रही थी, और मैं ही बैठा हुआ हूँ अकेले, मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं, बस आवाज़ें अजीब सी डिजिटल सुनाई दे रही हैं, मैं लॉस्ट हूँ बिल्कुल। और इतनी मस्ती, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैब में बैठा हुआ हूँ, मैं ट्रैवल करके कनॉट प्लेस से शंकर चौक तक पहुँच गया, जो मेट्रो स्टेशन था। और बड़ी अजीब बात थी कि वो मेट्रो जो है वहाँ से वापस भी चल दी और वापस कनॉट प्लेस आ गई। मुझे पता ही नहीं चला, एक के बाद एक स्टेशन कब निकल गए, कब मैं वहाँ पहुँचा, कब वहाँ से मेट्रो वापस आई, मुझे कुछ याद नहीं है ठीक से। आई वॉज टोटली लॉस्ट। पता चल रहा था कुछ हो रहा है, लेकिन समय का भान नहीं हो रहा था। जब वापस आई और अनाउंसमेंट हुआ कि आप कनॉट प्लेस में हैं, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि 1-1.5 घंटे पहले तो मैं मेट्रो में बैठा था और मैं वहीं पे हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और मेट्रो चलने का भी याद है मुझे अच्छी तरीके से। फिर मैं वापस गया, तब थोड़ा थोड़ा चेतना को अपने आप में लाया जाके तब मैं ऑफिस वापस पहुंचा। इसके बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताऊंगा। आज थोड़ा जुकाम की वजह से बोलने में भी एक ना अंदर से वो होता है ना, जैसे जुकाम में ये चीज़ भारी हो जाती है, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है खुद को बोलने में ज़्यादा। तो अगले वीडियो में या अगले 1-2 सीरीज़ में जो भी हो सकेगा, जितना शेयर हो सकता है मैं बताऊंगा, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है, कई साल की जर्नी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने कहा था आपको कि एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, इस बार एक्सपीरियंसेस, तो उसके बाद दिस विल बी द फाइनल थिंग। और फिर जो मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड्स होते थे पहले, सिद्धों की परंपरा और या अन्य कोई भी, मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मौका मिलेगा मैं उनको अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने आपको जो है आपकी वॉइस की वजह से आपको पसंद करते थे, इसलिए आपका चैनल देखना शुरू किया, लेकिन अभी क्या है कि आप ज्ञान बांटने लग गए हो। आपका कहना ठीक है, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी वॉइस के लिए पसंद करके मेरे वीडियोस देखना शुरू किए। हाँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट भी यहाँ पर रखना चाहूँगा 1 या 2 बातों से, कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और आप उनको बच्चे के रूप में अच्छे लगते थे, है ना, आप छोटे बच्चे थे तो आप उनको अच्छे लगते थे, लेकिन उस कारण से क्या आपको हमेशा के लिए बच्चा ही रह जाना चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि वो नेचर का प्रोसेस भी है, और बड़े होना आपका अधिकार भी है, मैच्योर होना आपका अधिकार भी है। तो ज्ञान बांटना कह लीजिए इसको, लेकिन थोप नहीं रहा किसी के ऊपर, सिर्फ जो अपनी बात है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। और शेयर किससे करूँगा? आप ही लोग वीडियो देखते रहे हैं मेरे, तो अपनों से ही शेयर करूँगा ना, बाहर वालों से शेयर करूँ जाके क्या? आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, आपको वॉइस अच्छी लगती थी, तो जो लोग अपना मानते हैं उनके साथ ही शेयर करूँगा, और किसके साथ शेयर करूँ जाके? पब्लिक लाइफ में अपने फैमिली हो गई, या बाहरी लाइफ में आप लोग हो गए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोशल व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत कम मिलता जुलता हूँ लोगों से, गिनती के 1-2 फ्रेंड्स हैं। दिल्ली में भी यही था, 4-5 लोग थे जिसमें से 1-2 बहुत क्लोज थे, और लखनऊ में भी हमेशा यही रहा। जो अच्छा लगा उसके साथ हो लिए, लेकिन कभी भी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं रहा ऐसा कि मैं कह सकूं कि ये, मतलब जिसे कहते हैं ना वो अपने आप, वो क्या चड्डी बड्डी कहते हैं कि बिल्कुल लंगोटिया यार, वैसा कोई भी नहीं है। मैं बहुत बहुत कम सोशल आदमी हूँ, बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजिंग से बहुत दूर रहता हूँ मैं, बहुत ही रेयर सोशलाइजिंग्स की हैं मैंने। तो आपसे नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा? यही समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ चला गया व्यक्ति, ठीक है। और अगर मेरी बात शेयर करने से किसी को हेल्प मिल जाए उसके आध्यात्मिक रास्ते में, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बुराई होगी, है ना। बाकी हाँ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा
पूरी कोशिश करूँगा कि समय समय पर सिद्धों की परंपरा से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता रहूँ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।